नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारी आप देख पा रहे दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बड़ी आशा की किरण जगी है। जी हां, 8वें पे कमीशन में आप सबको पता है भारत सरकार ने और पे कमीशन ने 18 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब पेंशनर ने भी देना है, कर्मचारियों ने भी देना है, पेंशनर की या कर्मचारियों की संस्थाओं ने भी देना है और विभागों ने भी देना है। तो ऐसे में आप अगर जवाब दें, मैं अगर जवाब दूं, तो हम जरूर बोलेंगे कि डिफेंस पेंशनर की पेंशन को बढ़ोतरी करना चाहिए, या जो मिलिट्री सर्विस पे है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसमें इक्वेलिटी लाना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए, या तो डिफेंस पेंशन को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्हीं सवालों पर सिविल की संस्थाओं का क्या जवाब है, वो आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि इन संस्थाओं का जवाब महत्व रखता है दोस्तों। और मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के, डिफेंस पेंशन को लेकर के, डिफेंस का सैलरी या उनका अलाउंसेस को लेकर के बड़ी संस्थाओं ने क्या जवाब दिया है, उसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में एक बड़ी आशा की किरण है। जी हां, इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में 24 मार्च 2026 को एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें माननीय कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और पेंशनर को जीत दिला दी है, जो आने वाले समय में हजारों की संख्या में पेंशनर्स को फायदा देने वाला फैसला है। जी हां दोस्तों, और पेंशनर की बड़ी जीत हुई है। आगे माननीय कोर्ट का फैसला दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ मार्च महीने का पेंशन का मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है स्पर्श द्वारा, तो पेंशनर चिंतित हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अगर ईसीएचएस का ईमेल या पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको कैसे कार्रवाई करना है, आगे क्या करना है, ताकि आपको आपका पासवर्ड मिल जाए और ईसीएचएस में जो भी काम होते हैं वो आपका हो पाए, इसके बारे में भी आगे लेटर दिखा के जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 जानकारियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और वीडियोज को हाइप भी जरूर करें, ताकि बाकी भी पेंशनर्स तक, बाकी भी व्यूअर्स तक जानकारियां पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, क्या आप ईसीएचएस का पासवर्ड भूल गए हैं? अब चिंता की कोई बात नहीं है, समाधान निकला है और लेटर जारी हुआ है। जी हां, चलिए सीधे सीधे ईसीएचएस के इस पासवर्ड के गुम हो जाने को लेकर के जो लेटर आया है उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर किनको भेजा गया है? 20 मार्च 2026 का ये लेटर है। देखिए, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद जितने भी कमांड हेडक्वार्टर हैं, जो ईसीएचएस को डील करने वाले उनके ऑफिसेस हैं, उनको भेजा गया है। यानी कि ईसीएचएस से जुड़ा हुआ ये लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और सारे के सारे रीजनल सेंटर्स को भी भेजे गए हैं। अभी देखिए, इस लेटर में रिक्वेस्ट फॉर फॉरगेट पासवर्ड फॉर ऑनलाइन 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन, यानी कि जब आप ईसीएचएस का स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन वाला आपका वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपने क्या कार्रवाई करना है, इसके बारे में इस लेटर में बताया गया है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पेंशनर्स या ईसीएचएस के जो लाभार्थी हैं, वो अपना पासवर्ड भूल करके बैठे हैं और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी मुसीबत से उनको निकालने के लिए लेटर जारी किया गया है। अब देखिए, मैं मोटा मोटा आपको मेन पॉइंट बता देता हूं कि आप अगर पासवर्ड भूल जाएं तो आपको करना क्या है। ये देखिए, 2 पॉइंट यहां बताए गए। सबसे पहले तो एक्स सर्विसमैन या प्राइमरी जो बेनिफिशियरी हैं, यहां पर प्राइमरी बेनिफिशियरी की बात हो रही है, उन्होंने क्या करना है? टू सेंड ईमेल फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि उन्होंने ईमेल भेजना है अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। और किनको भेजना है? उन्होंने भेजना है फॉरगेट पासवर्ड। ये देखिए, कैपिटल में फॉरगेट फिर पासवर्ड ऐसे लिखना है, और ये ईमेल भेजना है आपने। ये देखिए, ये वाला ईमेल आईडी में आप देख पा रहे हैं, jditechs2@echss.gov.in। इस ईमेल आईडी को आप सेव करके रख लीजिए और कहीं नोट करके रख लीजिए, ताकि आप आगे ईसीएचएस का पासवर्ड भूल जाएं तो आपको बहुत काम आने वाला है। और आपने केवल फॉरगेट पासवर्ड मैसेज लिखना है और इस ईमेल में सेंड कर देना है, जो कि सीओ ईसीएचएस और रेस्पेक्टिव ईसीएचएस रीजनल सेंटर का ये जो है ईमेल आईडी है, जो वहां उनके पास पहुंच जाएगा
और आपका पासवर्ड रीसेट का कार्रवाई शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, अगर इन केस ईएसएम प्राइमरी बेनिफिशियरी इज नॉट हैविंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अब कई बार ऐसा होता है कि उनके पास जो रजिस्टर्ड, जिस ईमेल आईडी से उन्होंने मेल भेजना है इस आईडी को, वो रजिस्टर्ड ईमेल भी नहीं रहता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, उन्होंने करना है देन इज रिक्वेस्टेड टू शेयर कॉपी ऑफ पीपीओ, पीपीओ का कॉपी भेजना है इसी ईमेल आईडी में। तो समझ गए अभी, अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका, तो उस आईडी से इस वाला आईडी में ईमेल करना है फॉरगेट पासवर्ड। अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है तो आपका पीपीओ का कॉपी आपने इस ईमेल आईडी में सेंड करना है। अब आगे उन्होंने क्या करना है, रीजनल सेंटर ने, उसका भी ब्यौरा दिया गया है। ऑन रिसिप्ट ऑफ अबव मेंशन डिटेल्स एंड वैलिडेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, फ्रेश पासवर्ड विल बी शेयर्ड। दिस एक्टिविटी कैन बी डन बाय रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर एंड सीओईसीएचएस। उनको ये अधिकार दिया गया है, उनको ये जो है करने का राइट दिया गया है। अब देखिए, जैसे आप अपना ईमेल आईडी से या दूसरे अपने ईमेल आईडी से भेजेंगे तो पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड भेजना है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और दूसरे किसी से भेजना है तो आपने पीपीओ का कॉपी भेजना है। आपको नया पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी, जो भी अपना ईमेल आईडी या तो फिर पासवर्ड जिनके पास नहीं है अवेलेबल ईसीएचएस वाला, तो उनके लिए ये एक बड़ी सहूलियत आई है सामने दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस ईमेल आईडी को आप सेव करके रख लीजिए ताकि आपको भविष्य में अगर इस तरीके की दिक्कत आए तो काम आ सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सरकार को चौतरफा जवाब दिया जा रहा है। वेरी वेरी गुड न्यूज है। यह है कि सबने सैनिकों की पे पेंशन बढ़ाने का समर्थन किया है। जी हां दोस्तों, चाहे मिलिट्री सर्विस पे हो, चाहे डिफेंस का पेंशन हो, चाहे डिफेंस का सैलरी हो या अलाउंस हो, उसको लेकर के सिविल की संस्थाओं ने भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जवाब भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार से कहा है कि आप जो है फिस्कल डेफिसिट का बहाना बना करके या इस तरीके के जो है कारण दिखा करके डिफेंस पेंशन में, मिलिट्री सर्विस पे जैसे अलाउंसेस में आप कटौती नहीं कर सकते। जी हां, चलिए जो जवाब सिविल के संस्थाओं द्वारा दिया गया है उसके कुछ नमूने, कुछ जवाबों का जो है एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि भारत सरकार ने और पे कमीशन ने 18 सवालों के जवाब मांगे हैं 8वें पे कमीशन के संदर्भ में। तो इन सवालों के जवाब पेंशनर से, कर्मचारियों से, संस्थाओं से, विभागों से मांगे गए हैं, जिनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, बड़े बड़े कर्मचारी की संस्था और पेंशनर की संस्थाओं ने भी अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। तो खास करके जो मिलिट्री सर्विस पे है, डिफेंस पेंशन है, या सीएपीएफ या डिफेंस के कर्मचारियों का जो पेंशन रिवीजन या पेमेंट रिवीजन का मसला है, उसमें किस तरीके के जवाब इन संस्थाओं ने दिए हैं उसको मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा। ये भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का लेटर आप देख पा रहे हैं, जिस लेटर में उन्होंने जो 18 सवालों के जवाब दिए हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। सभी जवाब को दूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो खास करके हमसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें क्या जवाब दिए गए हैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के उसका आंसर देखिए। अब आप बाकी सवालों के जवाब जानना चाहें तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। मैं खास करके जो मेन जवाब है 13 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर सवाल, उसका मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए, बाकी आप समझना चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी संस्थाओं ने भी जो सवाल के जवाब दिए हैं वो भी आगे आपको दिखाऊंगा, जो कहीं ना कहीं डिफेंस के कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव और वेरी वेरी गुड जवाब दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 13 नंबर सवाल में। अब ये देखिए, सामने 13 नंबर सवाल है, जिसमें रेलवे, सीएपीएफ और डिफेंस के जो कर्मचारी होते हैं वो कुल मिलाकर के टोटल कर्मचारियों का 70% हिस्सा होते हैं। तो इनका जो पे एंड अलाउंसेस को डिटरमाइन करने के लिए, इनका पे एंड अलाउंसेस को बढ़ोतरी करने के लिए किस तरीके के तरीके अपनाए जाएं, ऐसा सवाल भारत सरकार ने 13 नंबर सवाल में किया था, जिसका जवाब ये देख पा रहे हैं आप। ये अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा बल मिलकर के केंद्र सरकार के कुल कार्यबल का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं और राष्ट्रीय अवसर रचना, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व के केंद्रीय वेतन आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि इन सेवाओं की अलग अलग सेवा शर्तें और परिचालन आवश्यकताएं हैं, जिन्हें उनके वेतन संरचना और भत्तों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन सेवाओं में कठिन कार्य परिस्थितियां, 24 घंटे ड्यूटी, बार बार तबादले, क्षेत्रीय तैनाती, परिवार से अलगाव,
जोखिम का सामना करना और सीमित सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं, विशेष रूप से दूरस्थ या संवेदनशील क्षेत्रों में। इसलिए वेतन आयोगों ने अतीत में इन चुनौतियों से निपटने के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, परिवहन सुविधाएं, आवास सहायता और बेहतर पेंशन लाभ जैसे विभिन्न क्षतिपूर्ति भत्तों की सिफारिश की है। मौद्रिक मुआवजे के अलावा पर्याप्त आवास, चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, कल्याणकारी योजनाएं, अवकाश सुविधाएं और सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वास जैसे गैर मौद्रिक कारक भी मनोबल और कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि रेलवे, सीएपीएफ और रक्षा सेवाओं में कार्यरत कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की अनूठी प्रकृति को वेतन भत्ते और सेवा लाभों का निर्धारण करते समय विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए। उचित मुआवजा और पर्याप्त कल्याणकारी उपायों के सुनिश्चित करने से इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के बीच उच्च मनोबल, परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो गजब का जवाब दिया गया है। देखिए 13 नंबर सवाल का जो जवाब है, अब ये रहा 14 नंबर। आगे मैं आपको 15 नंबर सवाल का बता देता हूं और 15 नंबर सवाल है मिलिट्री सर्विस पे से जुड़ा हुआ, जो बेहद अहम सवाल है। जी हां, देखिए अब मिलिट्री सर्विस पे जो है किस तरीके से कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या इसका जो कंपैरिजन है पुलिस बल से या सीएपीएफ के जवानों से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरीके का एक सवाल था जो कहीं ना कहीं बेतुका सवाल था, क्योंकि डिफेंस सर्विस एक अलग पैमाने का सर्विस होता है, जिस वजह से मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। चलिए कोई नहीं, इसका जवाब जो दिया गया है इस संस्था द्वारा, अब देखिए ये है, इसका भी लंबा चौड़ा जवाब दिया गया है। और इस जवाब में क्या कहा गया है, बेहद अहम है हमारे लिए, वेरी वेरी गुड एक सिंबल है। देखिए अब इसमें लिखा गया है, सशस्त्र बल राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसेना कर्मियों के कर्तव्यों में असाधारण स्तर का अनुशासन, शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति, जीवन घातक जोखिमों का सामना करना, परिवारों से लंबे समय तक अलग रहना और अत्यंत कठिन भूभागों और परिचालन वातावरण में सेवा करना शामिल है। सेवा की इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व केंद्रीय वेतन आयोग ने सैन्य जीवन की अनूठी मांगों की भरपाई के लिए सैन्य सेवा वेतन यानी कि मिलिट्री सर्विस पे की शुरुआत की थी। सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन ढांचे का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका पारिश्रमिक सैन्य सेवा की विशिष्ट प्रकृति, इसमें शामिल जोखिमों और कई नागरिक सेवाओं की तुलना में सैनिकों की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि को दर्शाता है। इसलिए रक्षा कर्मियों का वेतन और भत्ते समकक्ष प्रवेश स्तर के नागरिक पदों, जिनमें सीएपीएफ या पुलिस बल के कांस्टेबल शामिल हैं, से अलग और उचित रूप से अधिक होने चाहिए। देखिए बेहद अच्छी तरीके से यहां लिखा गया है। हालांकि प्रशासनिक सामंजस्य के लिए कुछ बुनियादी वेतन ढांचों में समानता बनाए रखी जा सकती है। इससे पहले के वेतन आयोग ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एमएसपी और अन्य सेवा विशिष्ट भत्तों में रक्षा कर्मियों की परिचालन संबंधी कठिनाइयों और पेशेवर प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्मचारियों के संगठनों के दृष्टिकोण से मार्गदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मुआवजे के ढांचे में सशस्त्र बलों की गरिमा, बलिदान और रणनीतिक महत्व का सम्मान किया जाना चाहिए। सैन्य कर्मियों के लिए उनके और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सेवा के बाद, यानी कि बहुत बेहतरीन जवाब मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के दिया गया है दोस्तों, बहुत बेहतरीन जवाब। अब चलिए, अब 16वां सवाल था कि जो पेंशनर की संख्या है, डिफेंस में पेंशनर की संख्या बढ़ती जा रही है, जो पहले पेंशनर की संख्या थी कम थी, तो इस तरीके का सवाल था, जिसका जवाब भी ये देखिए लंबा चौड़ा जवाब है और ये भी बेहद गंभीर है दोस्तों, इसलिए इसका भी मैं जवाब आपको हिंदी में समझा देता हूं। ये वाला जो सामने आप आंसर देख पा रहे हैं, ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भारत के सशस्त्र बल एक जटिल और संवेदनशील भू राजनीतिक वातावरण में कार्यरत हैं, जहां सीमाओं पर लगातार सुरक्षा चुनौतियां बनी रहती हैं और क्षेत्र में खतरे लगातार बढ़ते रहते हैं।
सैनिक, नौसैनिक और वायुसेना के जवान असाधारण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिनमें उच्च जोखिम, कठिन भूभाग और निरंतर परिचालन तत्परता शामिल है। इस संदर्भ में रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन और सेवा लाभों को उनके बलिदानों की मान्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए दिए गए प्रतिफल के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक वित्तीय बोझ के रूप में। बेहतरीन, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब है दोस्तों। आगे देखिए, इससे पहले के केंद्रीय वेतन आयोग ने भी यह स्वीकृति किया है कि रक्षा कर्मियों की सेवा अवधि आमतौर पर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण वे जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पेंशन भोगियों की संख्या अधिक होती है। इसलिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत पेंशन प्रणाली आवश्यक है। देखिए आगे कहा गया है, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण से रक्षा व्यय के प्रबंध के प्रयासों को पेंशन अधिकारों में कटौती करने के बजाय कुशल जनशक्ति नियोजन, मानव संसाधनों की इष्टतम तैनाती, पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर पुनर्वास और द्वितीय कैरियर के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत के रणनीतिक, पेशेवर और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि पर्याप्त वेतन, पेंशन और कल्याणकारी प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार का समर्थन न केवल पूर्व सैनिकों की सेवा का सम्मान करता है, बल्कि सेवारत कर्मियों के मनोबल को भी, प्रेरणा और प्रतिबद्धता को भी बनाए रखने में सहायता होता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, 16वां सवाल जो डिफेंस पेंशन को लेकर के है, खास करके उसमें कितना बेहतरीन जवाब दिया गया है। इस तरीके से आगे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को लेकर भी जवाब दिया गया है। ये देखिए लंबा चौड़ा जवाब है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बस इतने में ही ये वाला जो है जो इन्होंने जवाब दिया है उसका यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, जो कि एक यहाँ पर लगभग सिविलियन भी, डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी ही होते हैं, लेकिन इन्होंने जो रक्षा कर्मियों के लिए जिस तरीके का जवाब दिया है वो बेहतरीन है और काबिले तारीफ है दोस्तों, जो आपने देखा। चलिए अब और एक संस्था का मैं आपको जवाब दिखाता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने भी 18 सवालों के जवाब दिए हैं, जिन जवाबों को यहां पर ब्यौरा उन्होंने दिया है। अब इसमें से जो मूल मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, 13 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर में इनकी क्या राय है वो आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए बाकी जो भी जवाब है आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। यहां पर सवाल और जवाब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो खास करके मैं आपको 13 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर के सवालों के जवाब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक सिविलियन संस्था है। इन्होंने डिफेंस पेंशन को लेकर के किस तरीके के जवाब दिए हैं वो जानने बेहद अहम है दोस्तों। अब देखिए 13 नंबर का सवाल है, जो कि रेलवे, सीएपीएफ और डिफेंस के पेमेंट और अलाउंसेस को बढ़ोतरी को लेकर के। ये देखिए इन्होंने जो जवाब दिया है, यहां पर कुछ जस्टिफिकेशन दिए हैं, ये देखिए, और आखिर में 3 रिकमेंडेशन। ये देखिए स्पेशल कंसिडरेशन क्या करना चाहिए ये इन्होंने बताया है। देखिए, एनहांस रिस्क एंड हार्डशिप रिकॉग्निशन इन पेंशन फिक्सेशन, यानी कि पेंशन फिक्सेशन करते टाइम भी रिस्क एंड हार्डशिप का जो है उसका रिकॉग्निशन दिया जाए, यानी कि जिनके सर्विस में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा हार्डशिप है, उसको उसी हिसाब से पेंशन में भी कंपेंसेशन मिले, ऐसा जो है जवाब दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो डिफेंस के कर्मचारी हैं, जो रेलवे के जो रिस्क में काम करते हैं वो कर्मचारी हैं, या सीएपीएफ के जो रिस्क में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके पेंशन में भी इस रिस्क एंड हार्डशिप को जो है मद्देनजर रखते हुए पेंशन फिक्सेशन किया जाए, ऐसा जवाब दिया गया है। आगे देखिए, स्ट्रेंथन द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे रिटायरीज, रेलवे रिटायरीज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी कराने का ये मांग किया गया, और साथ ही साथ जो रिवीजन ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भी एक सीलिंग लिमिट नहीं होना चाहिए, इस तरीके का यहां पर जवाब दिया गया है। अब देखिए अगला जो आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ सवाल है वो सवाल है 15 नंबर मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, और 16 नंबर सीधा डिफेंस पेंशन को लेकर के। देखिए 15 और 16 नंबर सवालों का इकट्ठा जवाब दिया गया है। ये देखिए इकट्ठा जवाब दिया गया है, और ये जो अंग्रेजी में है इसका मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं कि उत्तर में क्या लिखा गया है। देखिए, सशस्त्र बलों के कर्मियों को असाधारण जोखिमों का सामना करना पड़ता है, निश्चित लाभ पेंशन जारी रहनी चाहिए। देखिए, जो निश्चित लाभ और पेंशन जारी रहनी चाहिए, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को जारी रखने की बात की गई है, और साथ ही साथ पेंशन को भी कंटिन्यू रखने की बात की गई है, और कहा गया कि विशेष विकलांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशन सुरक्षित रहनी चाहिए। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा और कृतज्ञता से समझौता नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो है
फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम का बहाना बना करके पेंशनरों को, डिफेंस पेंशनरों को या उनके मिलिट्री सर्विस पे को आप जो है वंचित नहीं कर सकते, इस तरीके का जवाब इनके द्वारा भी दिया गया है दोस्तों, जो कि काबिले तारीफ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सभी के सभी संस्थाएं, चाहे वो सिविल के ही संस्थाएं क्यों ना हो, आप देखिए ये रेलवे की संस्था है, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, और इन्होंने भी जो जवाब दिया है वो डिफेंस के पेंशन, डिफेंस के कर्मचारी, मिलिट्री सर्विस पे के फेवर में दिया है, जो कि काबिले तारीफ है दोस्तों। तो इस तरीके के जवाब दिए गए हैं जिनसे कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में हम आशाएं रख सकते हैं, क्योंकि जवाब जो गए हैं जो वो हमारे फेवर में गए हैं। बाकी भी संस्थाओं ने हमारे फेवर में ही जवाब दिए हैं। तो एज ए पेंशनर आपने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है तो आप भी जरूर जवाब दें, 31 मार्च तक का समय अभी भी है। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस तरीके के जवाब जो है आने वाले समय में 8वें पे कमीशन पर जो डिफेंस है, जो डिफेंस के पेंशनर हैं, उनका अलाउंसेस, उनके भत्ते, उनके पेमेंट को बढ़ोतरी कराने के लिए एक अच्छा खासा 8वां पे कमीशन में फायदा दिलाने के लिए जरूर मददगार होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मार्च का पेंशन मैसेज नहीं मिला तो क्या पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना है दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स को मार्च महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज अभी तक स्पर्श की तरफ से नहीं मिला है। तो पेंशनर्स चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना है, वैसे भी पेंशन भी देरी से मिलना है, तो ऐसे में मैसेज भी ना आए तो चिंतित होना लाजमी है। लेकिन आप चिंतित ना हो, आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट का कोई भी इश्यू नहीं है तो आपका पेंशन का मैसेज भले ही ना आए स्पर्श द्वारा, लेकिन पेंशन आपका समय से क्रेडिट हो जाएगा। और अब की बार जो मैसेज आया स्पर्श की तरफ से, पेंशन 1 अप्रैल को आने वाला है दोस्तों। जी हां, मार्च का महीना तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना है, इसलिए 1 अप्रैल को पेंशन खाते में जरूर आ जाएगा। मैसेज नहीं भी मिला है तो आप चिंतित ना हो, केवल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस और आपका आधार अपडेटेड है या नहीं है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट से आया एक ऐतिहासिक फैसला, पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है, कोर्ट ने खारिज कर दी सरकार की याचिका। जी हां दोस्तों, एक मसले को लेकर के माननीय कोर्ट में केस चला था, सुप्रीम कोर्ट में। पेंशनर्स अपने केस जीत चुके थे, नीचे वाले केस में जो कोर्ट में जो है केस जीत चुके थे, लेकिन उन जजमेंट्स को लेकर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जजमेंट देते हुए भारत सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। चलिए माननीय कोर्ट से जो फैसला आया है, किस मुद्दे को लेकर आया है, उसको देख करके समझते हैं दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, 23 मार्च 2026 का ये फैसला है, और ये फैसला कहीं ना कहीं पेंशनर्स को बड़ी जीत दिला रहा है। और भारत सरकार के एक पिटीशन को, भारत सरकार के एक रिव्यू पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए पेंशनर के फेवर में फैसला सुना दिया, जो कि पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जीत गए हैं पेंशनर। जी हां दोस्तों, आप देखिए ये सिविल अपील था, जिस अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के अपील को खारिज कर दिया। ये देखिए अपीलेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस था, बहुत सारे पेंशनर्स का केस था इकट्ठा। कई सारे डीएससी के पेंशनर जिनकी सर्विस 15 साल पूरा नहीं होता है, उन्होंने कोर्ट में केस करने के बाद केस जीत करके पेंशन उनके फेवर में ग्रांट करने का फैसला हुआ था। लेकिन इनके इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह जजमेंट आया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके के, ये देखिए बहुत सारे जजमेंट है, बहुत सारे पेंशनर के खिलाफ ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी भारत सरकार। ये देखिए, अब एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये जो पेंशनर है सबसे ऊपर जिनका नाम है 1 नंबर में, इनका 13 साल 9 महीना 8 दिन की सर्विस थी, और इनको जो है 1 साल 2 महीना 22 दिन की कमी पड़ रही थी, और इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट केस किया, केस जीत गए। लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन अब माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आगे आखिर लाइन में दिखाऊंगा। देखिए अब दूसरे जो पेंशनर हैं उनका 13 साल 8 महीना 11 दिन सर्विस था, 1 साल 3 महीना 19 दिन की कमी पड़ रही थी। ये डीएससी के पेंशनर है दोस्तों। डीएससी में जब पेंशन 15 साल से पहले ही रिटायर हो गए पेंशनर, तो उनको पेंशन देने से मना किया गया, तो वो कोर्ट में गए, कोर्ट से केस जीत भी गए, लेकिन भारत सरकार ने उसको जो है चैलेंज किया, आगे जो है फिर से अपील किया। लेकिन देखिए आप पूरा लिस्ट देखिए, लगभग 13 साल 10 महीना, 13 साल 11 महीना, 13 साल 9 महीना,
14 साल 2 महीना, यानी कि 13 और 14 साल के बीच में जिनकी सर्विस है, जो 15 साल पूरा किए बगैर ही रिटायर हो गए थे, वो ये देखिए 13 साल 7 महीना, वो पेंशनर कोर्ट में गए, कोर्ट से केस जीत भी गए, लेकिन भारत सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज कर दिया। अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी रिव्यू पिटीशन को, ये सभी जो पिटीशन है उनको खारिज कर दिया है। जी हां, भारत सरकार के इस पिटीशन को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अभी 23 मार्च को फैसला सुना दिया है डीएसी के पेंशनर्स के फेवर में। जी हां, अब इन सभी पेंशनर्स को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया। माननीय कोर्ट ने कई सारे रीजन को, कई सारे फैक्टर्स को छानबीन किया। छानबीन करने के बाद पुराने केसेस का भी रेफरेंस दिया और रेफरेंस देते हुए माननीय कोर्ट ने यह जजमेंट सुना दिया कि भारत सरकार की यह अपील खारिज की जाती है। जी हां, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये जो जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन जी का ये फैसला है, जो कि मार्च 24 का है, सॉरी मार्च 24 2026 का ये फैसला है। और इस फैसले में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है? Consequently, this court finds that all aspects of the matter have already been adjudicated, accepted, and implemented by the Union of India. The issue is no longer open to doubt or consideration, having attained finally through repeated judicial pronouncements and consistent application. देखिए, यानी कि दोबारा से कोई राय की जरूरत है ही नहीं। For the reason aforesaid, this court holds that the प्रेजेंट अपील आर डिवोइड ऑफ मेरिट, यानी कि जो अपील भारत सरकार ने अभी किया है इसमें कोई मेरिट नहीं है। माननीय कोर्ट ने मेरिट नहीं पाया। द अपील्स आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड विथ नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह सुना दिया है कि आपकी अपील जो है सुनने लायक नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए हम आपकी अपील को खारिज करते हैं। पेंशनर की बहुत बड़ी जीत हुई है दोस्तों इस जजमेंट के द्वारा। तो आप सबने देखा दोस्तों, भारत सरकार की याचिका को खारिज करते हुए डीएसी के पेंशनर को सेकंड पेंशन का जो मसला है, 13 साल 8 महीना, 13 साल 7 महीना या 14 साल सर्विस करके रिटायर होने वाले जितने पेंशनर हैं, जिनको सर्विस पेंशन नहीं मिल पाता है, अब उनको सर्विस पेंशन मिलने का रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।